अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक और हमारा खूबसूरत सा दिन, हमारी खुसूसी नशरियात ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए रमज़ान मुबारक के महीने में शहरी रमज़ान के नाम से ATV की तवज्जो से पेश की जा रही है। मेरे साथ मौजूद है फारूक हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समरा। बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह ताला, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माह सयाम के रोज़े जो हैं वो आप इंजॉय भी कर रहे हैं, बरकतें भी समेट रहे होंगे। इबादत का ये महीना है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें 3 अशरे होते हैं, पहला अशरा, दूसरा अशरा और तीसरा अशरा। पहला अशरा जो है वो रहमत का, दूसरा अशरा जो है वो मगफिरत का, और तीसरा अशरा जो है वो जहन्नुम से निजात। बेशक। और ये इन अशरों की इम्पोर्टेंस है। वैसे तो आप इबादत हर हाल में करते हैं, पूरे रमज़ान मुबारक में करते हैं, बट इन अशरों की ये इम्पोर्टेंस है और इस पे भी हम मजीद बात करेंगे। लेकिन आज का प्रोग्राम हम शुरू करने से पहले मेहमानों का तारुफ कराएं मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली, मेहमानों के तारुफ की तरफ चलते हैं। रोज हमारे साथ मौजूद होते हैं, अब तो हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन का वो भी हिस्सा है जैसे हम हैं। सोशल वर्क के हवाले से भी आप उनको जानते हैं, बहुत काम करते रहते हैं और दुआएं बहुत सारी उनके साथ हैं। और रमज़ान मुबारक का महीना या फिर कोई भी महीना हो, उनका काम नहीं रुकता। और जहां बात आती है उनके जनरल फिजिशियन होने के नाते, तो वो हमें बहुत सारी इस तरह की टिप्स और हेल्दी टिप्स देते हैं, जिसमें आप किस तरह से खाने का ख्याल रख सकते हैं, आप किस तरह की मेडिकेशन के जरिए अपने आप को सेहत याब कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का हम उनसे पूछते हैं, खास तौर पर फल और सब्जियों के हवाले से। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर आसिफ महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत जी से? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा जी, प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज है इस ट्रांसमिशन का, आपको पता है हम हमेशा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं और तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करते हैं। कारी बुजुर्ग शाह अल अजरी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ये सादत हासिल करें। जी मेहरबानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। आयात बय्यिनात का तर्जुमा। मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और मुतफर्रिक न होना, और अल्लाह की उस मेहरबानी को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए, और तुम आग के घड़े के किनारे तक पहुंच चुके थे तो अल्लाह ने तुमको उससे बचा लिया। इसी तरह अल्लाह तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम हिदायत पाओ। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत खूब। कारी साहब, मैं चाहूँगा आपकी किताब का मुतालिया मैं भी कर रहा हूँ। रमज़ान मुबारक में बहुत अच्छी तसनीफ़ है कुरान की आफाकियत, और इसमें जिस तरह के आपने जदीद साइंसी, तारीख़ी और नज़रियाती तनाजुर में कुरानी मालूमात का इंसाइक्लोपीडिया जो है वो तरतीब दिया जी। तो मैं चाहूँगा कि व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए भी जिनके पास ये किताब नहीं है, आप एक इक़्तिबास इसमें से अगर हमें पढ़ जी बेहतर। आज जो है वो जो मैं आज करना चाहूँगा इक़्तिबास, वो पेन रिसेप्टर्स के बारे में है। अच्छा, ब्रेन रिसेप्टर्स, पेन पेन रिसेप्टर्स। वो ज़माना जिस ज़माने में साइंसी शऊर अपने इर्तिकाई मनाजिल तय कर रहा था, शोबे तिब के मालिजों का ख्याल था कि जिस्म में दर्द को महसूस करने के लिए इंसानी दिमाग ही काफ़ी है। लेकिन साइंस तरक्की की शाहराह पर गामज़न होने के बाद ये नज़रिया बदल गया और एक मुसल्लमा नज़रिया सामने आया, वो ये कि दर्द को सिर्फ जिल्द के ज़रिए महसूस किया जा सकता है। जी हाँ। दर्द को महसूस करने के लिए दिमाग काफ़ी नहीं है। जिस्म में दर्द को महसूस करने के खिलिये यानी पेन रिसेप्टर्स कहलाते हैं, जिनके बगैर दर्द को महसूस नहीं किया जा सकता। मसलन इंसान का बदन जब किसी वजह से जल जाता है तो डॉक्टर उसके जले हुए जिस्म और उज़्व पर ज़रा सुई चबो कर देख लेते हैं। सुई चबोने पर अगर जले हुए शख्स को दर्द महसूस हो तो डॉक्टर पर उम्मीद हो जाते हैं और कहते हैं कि पेन रिसेप्टर जिंदा हैं, अच्छा। लिहाजा इस शख्स का इलाज हो सकता है। और अगर सुई चबोने से बीमार को दर्द महसूस न हो तो मुआलिज इसके इलाज से मायूस हो जाते हैं। बिल्कुल। कुरान मजीद ने यह मुसल्लमा नजरिया साइंसदानों से पहले पेश किया। सूरह अन-निसा आयत नंबर 56 में मालिक कायनात का फरमान इस अंदाज से आया, जो लोग हमारी निशानियों का इनकार करते हैं उन लोगों को हम आखिरत में जहन्नम की आग में डालेंगे। जब वहाँ उनके जिल्द जल जाएंगे तो हम उनको जिस्म पर नए जिल्द चढ़ाएंगे ताकि वो जहन्नम के अजाब को महसूस करते रहें। प्रोफेसर तगरशोन थाईलैंड मेडिकल कॉलेज के एक डिपार्टमेंट के डीन रहे। वो तवील ज़िंदगी पेन रिसेप्टर्स पर तहक़ीक़ करते रहे। जब उन्हें इस आयत का तर्जुमा दिया गया तो तंज़िया अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, अच्छा मुसलमानों का कुरान ये कहता है। लेकिन जल्द ही उसे एक मिस्री मशहूर कारी रिफ़त रहमहुल्लाह की आवाज़ में कुरान करीम की तिलावत और उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा और तफसीर दिए गए तो उन्होंने मज़कूरा आयत की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर जब मुलाहिज़ा किया तो उनके दिल पर चोट सी लगी और उन्होंने मुस्तकिल तौर पर कुरान पर तहक़ीक़ शुरू की और कुरान की हक़ानियत और पैगाम से इस कदर मुतासिर हुआ कि 30 साल कबल सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी साइंटिफिक साइंस
एंड कुरान कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर सूरह अन-निसा की इसी आयत 56वीं आयत को उन्वान बनाते हुए मुदल्लिल तकरीर की और अपनी तकरीर के आखिर में उन्होंने अपने मुसलमान होने का ऐलान करते हुए कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इत्तिफाक की बात है इस साल उस साल जिस साल ये कॉन्फ्रेंस हुई मैं मक्का मुकर्रमा में आलमी मुसाबिक़े कुरान में बतौर जज शरीक था और मक्का मुकर्रमा से जारी होने वाली अरबी रिसाला उकास मैंने ये खबर पढ़ी थी। ओह अच्छा अच्छा। इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक अच्छा सा प्रोग्राम देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं क्योंकि हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन तो जारी है। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन शहर रमज़ान जारी है और फारूक एक चीज़ मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी कि हम लोग अक्सर खानों पीने की बात करते रहते हैं, अफ्तार और सहर की बात करते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर इसके अंदर ऐड ऑन करूँगी कि हम लोग खाते पीते हैं और उसके बाद हमारी अक्सर देखा जाता है तबीयतें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं जब पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है। एग्जैक्टली हम हौके में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उसके बाद वो सीना जलना शुरू हो जाता है, तेजाबियत होती है, तो उसके लिए कुछ ऐसा है आपकी किताबचे में? और डॉक्टर साहब पहले सबसे ये बताएं कि ज्यादा खाने से अवॉइड कैसे, क्योंकि वो कहते हैं कि 20 मिनट लगते हैं शायद खाने को पेट तक पहुंचने में जब खाते हैं, तो अब वो इतना कौन इंतजार करे, एक नवाला लेके आप 20 मिनट वेट करें, अच्छा पेट में चला गया, मैं भर गया, अब और खाऊं या ना खाऊं? नहीं, नवालों की बात तो नहीं है कि आपने थोड़ा खाना है मगर उस वक्त खाना छोड़ देना है कि जब भूख अभी बाकी हो। ये कुलिया है, ज़री असूल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि भूख रख कर खाना खाओ। एक चीज नोट करी होगी आपने भी और मैं आपसे भी पूछूंगी कि जब हम कहीं बाहर खाने बैठते हैं, घर पे ही खा रहे हैं और जरा थोड़ा सा बीच में ब्रेक आ जाता है कि चाहे रोटी आ रही होती है दस्तरखान पे तो या फिर खाना दोबारा गर्म हो रहा होता है, व्हाटएवर जो भी होता है, आपकी भूख खत्म हो जाती है। हाँ। आप फिर उस इंटेंसिटी से नहीं खा पाते जिस तरह से आप बैठे थे खाने के लिए। इंटेंसिटी से तो खाना ही नहीं है ना, ज़रूरी असूल तो यही है कि वो जो शिद्दत से और भूख की इश्तहा को मतलब बर्दाश्त करें, बहुत ज़्यादा ना खाएं और फिर उसका पेश खामा है तो फिर ये है खट्टे डकार आ रहे हैं, खाना ऐसे कि जैसे ऊपर आ रहा है और तेजाबियत से दूसरे बंदे के सामने आप बैठे हुए जब डकार ले रहे हैं तो कितना बुरा लगता है। तो ये है कि भूख रख कर खाना खाएंगे कम। देखें, हरी वरी एंड करी, ये बात है कि जितना जल्दी मचाएंगे वरी आपको कोई परेशानी है और करी ज्यादा, जितना उसमें नमक मिर्च ज्यादा होगी तो ये हरी वरी करी दैट लीड्स टू इंडाइजेशन और अल्सर, मैदे के प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई हरी वरी करी कर ले तो फिर वो तेजाबियत जो होती है उससे कैसे मतलब छुटकारा पाए? वो तो फिर वॉक करनी पड़ेगी, वो उसके लिए तो फिर मैं बताता हूँ ना जी कि उसके लिए फिर बहुत सारी एंटी एसिड दवाइयाँ मिलती हैं, मगर एंटी एसिड जितनी दवाइयाँ हैं उनके अपने फिर मुज़र असरात हैं। अच्छा। तो बेहतरीन एंटी एसिड जो है नेचुरल जो अल्लाह ने दिया है कि मिल्क है, आप दूध का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें और दही जो है उसमें यूज़फुल, एक तो बैक्टीरिया होते हैं ना जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, तो दही में यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं जो आपके मैदे के लिए, मैदे को जला बख्शने के लिए, मैदे को तकवीयत देने के लिए काम आते हैं। और फिर आप इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें। अभी प्राइवेट प्रैक्टिस में भी देखा है कि अफ्तारी के बाद जब हम मरीज़ों को देखते हैं तो 10 मरीजों में से 4 या 5 मरीज ऐसे होते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब जो ही अफ्तारी की है और पेट उफर गया, पेट में फारा हो गया है और जलन हो गई है, तेजाबियत हो गई है, खट्टे डकार हैं, ऐसे लग रहा है कि खाना बाहर आ रहा है। तो भाई इसकी वजह ये है, जब उनसे पूछते हैं कहते जी बस जल्दी जल्दी क्या किया जी, 4 गिलास लाल शरबत के पिए हैं और एक बाउल चाट का खाया है और 5-6 समोसे खाए हैं और पकौड़े खाए हैं और तो फिर ये है कि उसके बाद ये है कि अब जो है ना तरावियां पढ़ने को दिल नहीं कर रहा। लेकिन डॉक्टर साहब आपने कहा कि तेजाबियत खत्म करने के लिए दूध या दही या इस टाइप की चीज, लेकिन मेरा एक दोस्त है उसको बड़ा शौक है, उसने एक दफा बहुत ज्यादा खा लिया तो मैंने उसे कहा कि ये तुम एंटासिड दवाई खा लो ताकि तुम्हें, कहता है अगर पेट में और जगह होती है दवाई की जगह कुछ और ना खा ले। तो मतलब ये भी ऐसे भी मतलब नहीं, ऐसे है कि वो फिर अगर आपको हो गया, एक तो मेडिसिन, मैं तो मेरी कोशिश होती है मेडिसिन से अवॉइड ही करूं और उसको कोई चूरन वगैरह जो है मुख्तलिफ चीज़ों का हमने बनाया हुआ है तो वो चूरन दे दिया जाए, या फिर हमने एक सिरप बनाया हुआ है पकोल के नाम से। अच्छा। जिसमें मलट्ठी है, सौंफ है, ज्वाइन वगैरह है,
तो वो हम इस्तेमाल कराते हैं। और फिर आप अगर बहुत ज़्यादा पेट में उफारा हो गया है तो आप कावा बना के उसमें सौंफ, इलायची और पुदीने का कावा बना के आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उससे भी बेहतर इमीडिएटली आपको असर पड़ेगा डॉक्टर साहब? थोड़ा सा टाइम तो लगता है, वरना ऐसे लोगों के सामने खाने की ज्यादा वो रखे ही नहीं ना वैरायटीज, एक आध सिंपल कोई चीज रखे। कहने में बातें बहुत आसान होती हैं लेकिन जब अफ्तारी के टाइम करने आता में है जब अफ्तारी सामने आती है ना तो फिर तो दिल करता है कि बस सब कुछ सभी चट खा कर लो। जाओ। कल डॉक्टर साहब की मैं एग्जांपल हमारे साथ अफ्तारी कर रहे थे तो मतलब कि मैंने कहा कि डॉक्टर साहब हम तो इतनी वो बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरे सामने 2 पकौड़े खाए। तो इतने से तो थे बेचारे। नहीं बस खाना चाहिए, बस पे जब भूख अभी बाकी हो तो छोड़ देना चाहिए। हाँ। तो ये इत्तेदाल, मियाना इत्तेदाल रवि। रखें, मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज करें और ज़्यादा जैसे तली हुई चीज़ों की मैं बार बार कहता हूँ कि तली हुई चीज़ों से आपका वज़न भी बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होने का चांस होता है और आपकी अगर शुगर है तो शुगर भी अनकंट्रोलेबल हो अच्छा जाती डॉक्टर साहब है। ये खाने के फौरन बाद अगर आप वॉक करें तो एक तो आपको पेट में तकलीफ भी थोड़ी सी महसूस होती है, क्या ये मेडिकली सही है या कोई कम से कम 1 घंटा 2 घंटे या 4 घंटे? हाँ जी, ये वो कुछ मेडिकल के कुछ लोग कहते हैं कि खाने के फौरन थोड़ा सा टाइम लगा के 10-15 मिनट के वक्फे के बाद वॉक करनी चाहिए। इसमें और हकीकत है? जी जी, और सोने से पहले लाजमी जो है ना, अगर आप खाना खाते ही फौरन लेट जाएं तो फिर वो भी गलत है। उसका फिर अच्छा एक और भी लोगों के अंदर बड़ी बुरी आदत होती है कि आप प्लेट इतना ज्यादा भर लेते हैं। एक तो होता है कि कई दफा जाया हो जाता है इतना खाना, सही है, और दूसरा ये कि आप हौके में कि जी प्लेट खत्म करनी है, आपने एक्स्ट्रा ओवरलोड कर लेते हैं खाना। तो ये 2 चीजों से भी मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा कर कर अपनी प्लेट्स में निकालें जितना आप खा सकें। बिल्कुल, ये तो देखा है जी, आप शादियों बड़े वगैरह होटल्स में देख लें, दावत छोटे वगैरह होटल में दावत में देख लें, वो ये है कि हीप बना लेते हैं, मीनार बना लेते हैं खाने का और उसमें से आधा भी नहीं खाया जाता बल्कि 1/4 ही खाया जाता है और वो छोड़ देते हैं, वो खाना ज़ाया। लेकिन डॉक्टर साहब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो डालते हैं लेकिन खाते भी हैं। वो बहुत कम ऐसे हैं। गुजरांवाला में है मेरे 1-2 दोस्त। अच्छा, गुजरांवाला में, लाहौर में भी बहुत सारे लोग हैं और इस्लामाबाद में भी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो हीप बनाते असल में हैं। अब क्या करें, जिन लोगों की भूख ज्यादा होती है या जो एंजॉय करते हैं जो एंजॉय करते हैं खाने को और जिनको शौक होता है, तो फिर बस वो ये है कि इसका हल यही है कि अगर आप बदहजमी से बचना चाहते हैं, आप खट्टे डकारों से बचना चाहते हैं, तेजाबियत से बचना चाहते हैं, तो इतदाल रख के खाना खाएं, थोड़ा खाना खाएं और उसमें मतलब है हर चीज़ जो है ना, खाना मुरगन अगर गुज़ाएं हैं वो इस्तेमाल। आजकल तो वैसे भी घरों में रहना है, इफ्तारियाँ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही और मेरा ख्याल है मर्दों ने भी खाना पकाना सीख लिया होगा। लेकिन डॉक्टर साहब तेजाबियत से बचने के लिए रमज़ान के हवाले से बताएं, जब आप इफ्तारी करते हैं तो देखें आपको प्यास भी लगी होती है और भूख भी लगी होती है, दोनों इक्वल लेवल पे ही होती हैं। कई बार प्यास ज़्यादा होती है, भूख थोड़ी कम होती है, लेकिन ज़्यादा दोनों का लेवल। तो अब आपने इफ्तार की, अब आपको प्यास लगी, आपने 2 गिलास पानी पिए, भूख भी लगी हुई थी, आपने साथ कुछ खा भी लिया, 1 आध पकौड़ा या ऐसा, फिर प्यास लगी, फिर आपने 1-2 गिलास पानी, तो वो जो मिक्सचर इस तरह का बन जाता है, ऑल्दो आपने ज़्यादा नहीं भी खाया होता, आपने पानी ज़्यादा पिया होता है, लेकिन फिर भी आपका पेट सख्त हो जाता है और फिर थोड़ी बहुत तेजाबियत भी। इसकी क्या वजह है? उसकी यही है, वो ये मतलब पेट ठुस जाता है ना जी, पेट भर जाता है, तो उसकी वजह से वो उसमें नहीं, आपने मुरगन ग़िज़ाएं ना भी खाई हो, ना भी मगर कम खाया जाए ना, इतदाल के साथ आप रखेंगे और उसके साथ थोड़ी देर के बाद आप कावा ले लें, पुदीना और इलायची और सौंफ का कावा ले लें, तो इंशाल्लाह उससे जो है ना ये हाजमा आपका बेहतर हो जाएगा, इंडाइजेशन नहीं होगा। एग्जैक्टली और बस सिंपल सा तरीका है कि जी खजूर से और पानी से अगर रोजा खोलेंगे तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद फिर हम आगे अगर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 चीजें चले टेस्ट करने के लिए खा लें तो वो आपको सेहत याब रख सकती है। और ये भी है, बाज लोग अक्सर लोग ऐसे भी करते हैं कि साथ ही खाना भी खा लेते हैं, साथ ही खाना खा लेते हैं ताकि अफ्तारी में जो इस लवाज़मात एक दफा जान छूट जाए, तो वो सही है, वो भी एक उससे भी हाँ जी, उससे ये है कि डबल खाना नहीं। अच्छा, आज का कौन सा फल है? आज का फल जो है शहतूत। शहतूत जो है बहुत जो हमारे बाग में भी है शहतूत। हाँ, हमारे बाग में शहतूत का खूबसूरत और फरत बख्श फल खाने से तबीयत एकदम बहाल हो जाती है। और चतराल में हम गए थे, गुजाल असल तो वहाँ तूत हमारे चतराल में, हाँ चतराल में लेकर आए तो हमें पता चलेगा, कभी खिलाएंगे आपको। तो वो हमने 5-6 साल बाद
गुजाल के इलाके में जहाँ बोलान नहीं वो जो डैम था, हाँ जी, हाँ जी। तो वहां से शहतूत खाए थे, लंबे लंबे शहतूत थे, वो मुंह में रखते ही शीरे की तरह घुल जाते थे। वाह। तो इसकी कई सैकड़ों इकसाम है। बाज़ शहतूत का दाना मुंह में रखते ही शरीनी की तरह घुल जाता है, मज़ीद खाने को दिल करता है, मिनटों में प्लेट सफ़ाचट हो जाती है। शहतूत का फल बीमारियों से पैदा शुदा गंदे मादे खारिज करता है और जिगर के लिए बहुत मुफीद है, और इसमें घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ेपन को ख़त्म करता है। खाने से सांप पुरसकून हो जाते हैं, दिलो दिमाग में तरोताज़गी आती है। सफ़ेद शहतूत जिगर और फेफड़ों को ताकत देता है। तूत शाह शरबत का आजकल बड़ा बिल्कुल, जोर हाँ, है वो कि- तो बहुत कि ज्यादा वो फर्क है, वो खांसी को, आपकी खुश्क खांसी को, उसके लिए बड़ा अच्छा, ये मुफीद जो है। हरे रंग का शहतूत होता है ये क्या कच्चा होता है, ये क्या है सिलसिला कच्चा इसका? नहीं खाना चाहिए, अगर पका हुआ खाया जाए ये तो हरे रंग का कच्चा कहलाता है। वो हमारे यहाँ कच्चा- 3 किस्म के हैं। जी। बेदाना रंग बताए ना, रंग रंग बिल्कुल सफेद चिट्टा। सफेद भी है, हरे रंग का भी है। हरे रंग का खा सकते हैं हरे या रंग वो- का भी खा सकते हैं, सफेद भी खा सकते हैं, लाल रंग का होता है, मैरून कलर के मैरून होता है। कलर का है जी। और एक लखाशार है, वो भी जरा ब्राउन किस्म का। आला हमारे चतराल में किसी जगह और जगह नहीं है। हाँ जी, अच्छा, चित्राल में अच्छा, ये हमने- इकसाम जो है वो चित्राल में आप कह रहे क्या हैं? है? इकसाम जो है ये अक़साम नहीं, यहाँ पे- इस्लामाबाद में भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं यहाँ पर। वो दूसरा वो जंगली है, भैया जंगली है आप वो। चित्राल और इस्लामाबाद का मुकाबला कर दिया ना, ये तो देखें डॉक्टर साहब थोड़ा सा मतलब नहीं, नहीं, जो चित्राल चित्राल से माशाल्लाह आने वाली चीजें वो भी नहीं आई। चलो जी, इसके साथ ही हमारी बातचीत तो जारी रहेगी। एक आपके साथ प्रोग्राम भी शेयर करना है, आप प्रोग्राम एंजॉय करें। एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आपने जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारी रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन शहर रमज़ान जारी है और फारूक एक और हमारे मेहमान जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है मेडिकल प्रोफेशन से। एग्जैक्टली और इस वक्त इनकी बड़ी ज़रूरत थी शिद्दत से, क्योंकि उनसे बहुत कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त अप्रोप्रिएट बनते हैं कि रमज़ान में जो हमारा रूटीन हुआ हुआ होता है उसमें बहुत ज़्यादा इशू आता है हमारे दांतों के हवाले से। तो बेसिकली ही इज़ अ डेंटल सर्जन। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरशद हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक है, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। रोजे ठीक गुजर रहे हैं आपके? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे जा रहे हैं और बहुत अच्छा मौसम है इस्लामाबाद का। जबरदस्त। ये वैसे सही हर कोई है ना, मौसम की बात जरूर कर रहा है। अच्छा, और ये जब भी इस तरह की बात होती है मैं इसलिए कम करता हूँ कि फिर जो हमारे बाकी शहरों में है ना लोग, जैसे कराची वाले, वो बेचारे फील करते हैं कि यार ये तो बिल्कुल, वो इस देखें मौसम को हमारे मिस करते हैं ना। साथ मिस करते हैं बिल्कुल। लेकिन ये इस्लामाबाद में रहने के पर्क्स हैं। डॉक्टर साहब, ओरल हाइजीन के हवाले से रमज़ान मुबारक में ऑब्वियसली पूरा दिन हम फास्ट कर रहे होते हैं और ब्रश भी नहीं कर सकते, मसवाक कर सकते हैं मतलब है, और उसके बाद फिर हम अफ्तार करते हैं, हम बहुत सारा खाते हैं खाना और अक्सर हम फिर भूल जाते हैं उसके बाद ब्रश करना। क्योंकि जल्दी में होते हैं सब लोग, जल्दी में होते हैं सारे। उसके बाद फिर हम रात को या इबादत करते हैं या थोड़ी बहुत नींद, उसके बाद फिर सहरी के लिए उठते हैं और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी अज़ान से पहले कोशिश करते हैं कि ब्रश कर लेंगे। तो ओरल हाइजीन के हवाले से बताएं कि रमज़ान मुबारक में सबसे आइडियल तरीका क्या है? रमज़ान में जैसे सहरी के टाइम पे, जैसे सहरी के वक्त खाना खाने के बाद, अब टाइम की आल दो कमी होती है, लेकिन उसके बाद कोशिश करनी चाहिए कि एक तो सहरी से पहले भी अच्छी तरह टीथ ब्रश कर लिया जाए ना, और अगर उसके बाद फूड पार्टिकल्स वगैरह जो दांतों में फंस जाते हैं, जैसे अगर कोई गोश्त खा रहा है तो अगर उसके ज़रात अगर दांतों में रह गए हैं तो उनको कोशिश करके कि जब जो इफ्तारी सहरी का टाइम ख़त्म हो तो थोड़े टाइम के लिए डेंटल फ्लॉस और ब्रश करके उसको पार्टिकल्स वगैरह को रिमूव कर लें, ताकि ओरल हाइजीन जो है वो मेंटेन रहे। चूँकि जो उसके बाद जो टाइम मिलता है उसके टाइम के बाद इतना होना चाहिए कि उसके बैड इफेक्ट्स ना आए जो पार्टिकल्स क्योंकि जाहिर है फिर अगर कोई पार्टिकल फंस जाता है तो इन दी लॉन्ग रन आपको वो तकलीफ पहुंचाना शुरू कर देता है और फिर वो ऐसी तकलीफ हो जाती है कि आप फिर डॉक्टर के पास ही जा सकते हो, उस तरह पेन किलर से तो असर ही नहीं होता। डेफिनेटली अगर वो इस तरह की प्रॉब्लम, तो वो ओरल हाइजीन के ऊपर बैड इफेक्ट आएंगे अगर फूड पार्टिकल अंदर रह जाएंगे, तो अगर बवक्त उनको नहीं निकाला जाएगा। अच्छा, तो वो अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक हमें थोड़ी सी ना टेक्निक बताएं कि बेसिकली टीथ ब्रशिंग जो होती है वो कैसे की जाती है। तरीके होते हैं, कोई लोग जो मैंने देखा है लोगों को कि अक्सर बड़ा तेजी से जोर जबरदस्ती कर रहे होते हैं, खून भी निकाल लेते हैं अपने मसूड़ों से, कुछ लोग बहुत हल्के हाथ से करते हैं, और फिर अब इनफैक्ट जिस तरह से एडवांसमेंट्स हैं, बहुत सारे ब्रशेस की भी जो वो शेप्स हैं वो चेंज आती हैं। तो आप क्या समझते हैं कौन सा सही तरीका है और ब्रश कौन सा सही होना चाहिए हमारे पास? ब्रश की जो सिलेक्शन है वो हर बंदे को अपने हिसाब से जो है ना, अगर अच्छा। किसी को गम डिजीज है तो उसको तो हार्ड ब्रश यूज़ नहीं करना चाहिए,
किसी के अगर ब्लीडिंग कम से है तो उसके लिए रिकमेंडेड जो टूथब्रश होगा वो सॉफ्ट होगा। अच्छा, ज़ाहिर सॉफ्ट जो टूथब्रश है, वरना वो गम को डैमेज, अगर वो हार्ड होगा या उसके जो इरेगुलर उसके होंगे या टफ उसके जो होंगे ब्रश के, तो वो दांतों में जो गम्स को वो डैमेज कर सकते हैं। अच्छा। तो दूसरी ये कि टेक्निक जो है वो स्टेट टेक्निक आमतौर पर लोग कर रहे होते हैं, फास्ट ब्रशिंग है ना, हाँ, ये वाला। तो हार्ड ब्रशिंग से अक्सर वो इतना ज़्यादा वो कर रहे होते हैं कि वो अटेंशन काज कर देते हैं, दांतों की जो एनामल को घुसा देते हैं। अच्छा। उनको उस वक्त तो वो अपनी तरफ से तो वो बड़ी अच्छी करेंगे, हम जितना तेज़ी से ब्रश करेंगे हम बड़ा अच्छा साफ कर रहे हैं तो उनको ये नहीं होता कि अंदाज़ा नहीं होता कि ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग से दांत घिस भी सकते हैं ना। तो सॉफ्ट ब्रश जो है, सॉफ्ट ब्रश इन अप एंड डाउन मोशन में जो है ना वो। अच्छा, ये टेक्निक है कि आपने जी मूवमेंट ऊपर नीचे की रखनी। जी जी सही। अच्छा, अभी रिसेंटली बड़ा देखा है आपने भी, शायद फारूक इस चीज़ को किया होगा कि इलेक्ट्रिक और वो बैटरी वाले ब्रशेस आ गए हैं कि वो आप इस्तेमाल करें, तो वो आपको लगता है कि वो ज़्यादा सही है रादर देन जो हम मैनुअल यूज़ कर रहे होते हैं ब्रशेस? लेकिन ये कि जो इलेक्ट्रिक टूथब्रश आ गए हैं वो उसकी बस ये कि अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर जो दांत की जो टीथ की सर्विस है वो उस तक ही रहे ना, ताकि वो गम्स को हर्ट ना करे ना। अच्छा, ओके, मतलब गम्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ, क्योंकि गम की जो एपिथेलियल लेयर होती है, जो म्यूकोजा होता है, अगर उसके ऊपर आ जाएगा तो ज़ाहिर है उसको डैमेज कर देगा। तो उसकी कंट्रोल एक तो फोर्स, उसकी जो स्पीड है वो कंट्रोल होनी चाहिए। सही। और टेक्निक जरा प्रॉपर्ली बंदे को थोड़ा सा ट्रेन होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है सुनने में यही आता है कि जी एक दफ़ा के अंदर उनके जो राउंड्स होते हैं वो 200 to 500 राउंड्स वो एक बारी के अंदर ले रहे होते हैं। बिल्कुल। और नॉर्मली अगर हम मैनुअली अगर हाथ से करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि हम इतने ज़्यादा मूव लेकर जा सकते हैं। मैनुअल तो आपके हाथ में कंट्रोल होता है ना, कंट्रोल। हाँ। तो आप अपने हिसाब से जो है ना उसको अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डेंटल डिजीजेज हैं इसका इलाज जैसे रूट कनाल है या और ट्रीटमेंट्स हैं, ये रोजे की हालत में जायज़ है, करवा सकते हैं? हाँ, रोजे की हालत में बिल्कुल करवाई जा सकती है। आप treat करते हैं जैसे अगर patients दांत को? में केविटी है तो केविटी अगर पेन नहीं कर रही तो उस पर बगैर इंजेक्शन के हम दांत की केविटी को साफ करके फिलिंग जो है अप्लाई करके फिलिंग कर देते हैं। उसमें कोई कई ऐसे प्रोसीजर है जिससे इंसान के यानी कि जिसपे कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो अंदर जाएगी तो वो। लेकिन नॉर्मली आप देखें ना कि जैसे पेशेंट लेटा हुआ है, नॉर्मली स्लाइवा आपके मुंह में बहुत ज्यादा लोगों की आदत होती है कि स्लाइवा बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उससे तो फिर वही वाली बात है कि पानी भी आपने डालना है एंड देन वो सक भी कर रहा होता है, लेकिन कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता रोजा फिर टूट जाए। बस ये कि पेशेंट का सेल्फ कंट्रोल एक तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा। पेशेंट को पहले हम गाइड कर देते हैं कि आपने जो है ना वो स्लाइवा जो है वो फौरन स्लाइवा अगर हम जो सक कर रहे हैं उसके साथ अपनी जो शक्कर मशीन के साथ सक भी कर रहे होते हैं तो अव्वल तो थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं कि ज़्यादा पानी को भी हम कंट्रोल कर लेते हैं। जी जी जी। ताकि मिनिमम कंट्रोल, ताकि वाटर कंट्रोल पोजीशन में रहे, ताकि ज़्यादा पानी ना मुंह में जाए उसके अच्छा। मशीन में जो। सही। तो डॉक्टर बार कोई भी ट्रीटमेंट दी जा सकती है, माइनस स्केलिंग की जरूरत हो तो वो भी की जा सकती है। अच्छा अच्छा। हम कर अच्छा, रहे वो जो होते हैं। फिलिंग्स वगैरह होती है उनमें टेस्ट वगैरह तो नहीं होता कि आपको वो फील हो टंग के थ्रू? फिलिंग के टेस्ट आता है, लेकिन टंग की हद तक अगर टेस्ट रहे तो अगर गले के अंदर ना जाए तो मेरा नहीं ख्याल तो कि हाँ। बाहर ही रखें। बाहर ही स्पिट कर रखें। लें, अगर फिर पानी से फौरन कुल्ली कर लें तो डॉक्टर टेस्ट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। टूथपेस्ट डॉक्टर साहब ये बताएं, हर किस्म की मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें फ्लोराइड ज़्यादा है, किसी का फ्लेवर बड़ा अच्छा है, कोई मिंट फ्लेवर की और बड़ा फ्रेशिंग माउथ फ्रेशनिंग उसमें एक्सपीरियंस होता है। कौन सी टूथपेस्ट आइडियली किस, मतलब मैं ब्रांड नहीं पूछ रहा, बट किस किस्म की जो टूथपेस्ट इंग्रेडिएंट्स उसकी होती है फ्लोराइड कौन सी ज़्यादा हो exact- उसमें या जिनके अच्छा दो तरह की कॉमन डिजीज है ना दांतों में। जी। एक तो टूथ डिजीज होती है जो हार्ड टिश्यू डिजीज जैसे दांत का एनेमल है, दूसरी सॉफ्ट टिश्यू डिजीज होती है जो गम्स अब सॉफ्ट टिश्यू है। सही। दोनों एक दूसरे के दोनों डिफरेंट है। टूथ डिजीज इज हार्ड टिश्यू डिजीज एंड गम डिजीज इज सॉफ्ट टिश्यू डिजीज। सही। तो जो गम्स के साथ जो प्रॉब्लम आते हैं वो ब्लीडिंग के इशू आते हैं, तो उसके लिए जो वो टूथपेस्ट जिनमें टाटानिजेमिक एसिड होता है या सोडियम क्लोराइड होता है बेस, तो वो गम्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। जो एंटी ब्लीडिंग एजेंट होता है जैसे ट्रांजामाइन इंजेक्शन नहीं देते ब्लीडिंग बिल्कुल, करवाने के लिए, बिल्कुल। तो ट्रांजामाइन की तरह टानिजेमिक एसिड होता है ना टूथपेस्ट के अंदर जैसे। अच्छा। तो वो ब्लीडिंग के लिए, और जो टूथ डिजीज है हार्ड टिश्यू जैसे एनेमल जो इरोड हो जाता है जिसमें टूथ सर्फेस जिसमें सेंसिटिविटी काज होती है, उसके लिए फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट ज़्यादा। समटाइम लोग लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उल्टा टूथपेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं कि अच्छा। ब्लीडिंग में अक्सर पेशेंट को आता है, कहते हैं जी मुझे दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है, तो हम कहते हैं जी कि आप टूथपेस्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो तो ब्लीडिंग वाला टूथपेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। किसी को ब्लीडिंग अगर हो रही है तो कोई कह रहा है मैं तो सेंसोडाइन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ आप तो अपने प्रॉब्लम के हिसाब से उल्टा टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल।
तो सही है। अच्छा, फिर एक हम और उसको चीज़- रिकमेंड करते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम के लिहाज से ना टूथपेस्ट सेट करें, कि सही आपका जो बात। मसला है आप उसके मुताबिक। एग्जैक्टली अच्छा, एक और चीज बताइएगा, अक्सर लोगों के अंदर आदत होती है अपने दांतों को ना घिसने की, उसकी वजह से जो दांत का साइज होता है ना वो कम दांत होना की शुरू हाइट हो कम जाती हो जाती है, हाइट कम होना शुरू हो जाती है, वर्टिकल हाइट कम हो जाती हाँ है, वो कम होना शुरू हो जाती है, तो और बाइट लो हो जाती है। एग्जैक्टली, तो वो आगे चल के थोड़ा सा प्रॉब्लम जनरेट कर सकती है ये सिलसिला। डेफिनेटली वो ये प्रॉब्लम इस तरह करने से, एटीजन करने से जो डीप बाइट में कन्वर्ट हो जाता है केस है ना, अच्छा, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि एक लेटर स्टेज में जाकर सेंसिटिविटी काज हो जाती है। ओके, तो इस रूट्स आपके expose हो रूट्स जाते आपके हैं। एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे। दांत का जो एनेमल है, दांत का एनेमल जब जिसकी जो निचली लेयर आ जाएगी, जहाँ पे दांत की जो एनेमल या पल्प होता है, पल्प एक्सपोज हो जाएगा, तो ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा, इस तरह के प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाएंगे। तो लिहाजा शुरू में ही इस तरह के प्रॉब्लम्स हों तो बेहतर है डॉक्टर से कि एग्जैक्टली डॉक्टर से कंसल्ट। कंसल्ट और मेरे ख्याल से मॉरल ऑफ बच्चों द के- स्टोरी यही है कि आपने टाइमली जो है वो ब्रश करना है अपने दांतों को। आप अगर ख्याल नहीं रखेंगे हेल्थ वाइज तो ये प्रॉब्लम्स मजीद जनरेट होते अगर आप रहेंगे। दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे तो दांत भी आपका ख्याल दांत नहीं भी आपका ख्याल नहीं रखें और फिर वो आपको ऐसा दर्द देंगे कि आपको सारी जिंदगी याद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने Thank you ज्वाइन very किया much. हमें। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. मेरे ख्याल में अब बिल्कुल जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन ब्रेक के साथ साथ एक अच्छा सा प्रोग्राम भी इंजॉय करते हैं। हमारी नशरियात जो है वो जारी रहेगी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन शहर रमज़ान जारी है ATV की तवज्जो से। अब वक्त हुआ जाता है हमारे उस मज़ेदार से सेगमेंट का जिसका हम हमेशा आपके सामने जिक्र करते हैं, और अब सिर्फ ऐसा हमें फीडबैक आ रहा है कि सिर्फ खवातीन ही नहीं बल्कि मर्द हजरात भी इस सेगमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं सब, लेकिन आपके चेहरे पे जो एक्साइटमेंट आ जाती है ना, ये मैंने देखा इस I सेगमेंट से love पहले। एवरीवन डज, एग्जैक्टली, लेकिन पता है क्यों ये डबल क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ तौकीर साहब बना रहे हैं एंड उनके मजे के जो खाने होते हैं वो जब आप लोग ट्राई करते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि मैं गलत नहीं कह रही। अच्छा, They're तौकीर really भाई का amazing. खाने का ये भी एक है, जो भी वो रेसिपी या डिश बनाते हैं ना, कि वो अच्छी होती है हमेशा। yes. अगर आपको टेस्ट समहाउ किसी रीजन से पसंद ना भी है ना, वो इतना फोर्सफुली आपको कहते हैं कि नहीं इससे बेहतर चीज हो ही नहीं सकती, कि आप कहते हैं हाँ सही कह रहे हैं। लेकिन पता है क्यों होता है? अगर आपको टेस्ट वाइज नहीं अच्छी लग रही लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत Yes, अच्छी होगी, इसी absolutely. वजह से तो जो उनका वो फोर्स करना है वो फिर जायज है। बिल्कुल। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं रमजान पकवान के सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि आज तौकीर साहब हमारे लिए क्या बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ़ तौकीर और मेरे साथ है शेफ़ शकूर। रोज़ाना की तरह एक नई रेसिपी हमारे रमज़ान पकवान चिकन किचन में, और हमारी जो इसके साथ पेप्सी और सेवन अप वालों के साथ मिलकर ये खूबसूरत सा एक नई रेसिपी हम आज लेके आए हैं आपके लिए। तो इसमें बनाने में टाइमिंग इसकी बड़ी 10 से 12 मिनट की है, लेकिन इसकी जो एक दो अच्छी चीज़ें हैं वो ये हैं इस रेसिपी की। एक तो आजकल आपने देखा होगा कि हर बंदा कह रहा है कि आपने खुराक वो खानी है जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे, क्योंकि ये जो आप वैक्सीन लगवाते हैं ये भी एक इम्यून बूस्टर है। तो खुराक में आप ये चीज़ याद रखें, जो कि मैं अक्सर अपने हर शो में कहता हूँ कि चीज़ें वो खाएं जो आपके जिस्म को जाके ना मजबूत करें, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करें। आज की जो रेसिपी है चाइनीज़ रेसिपी है, लेकिन इसमें इतना मज़ेदार किस्म की इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत मज़ेदार है, और बनाना इतना आसान है कि आप देख के कहेंगे ये तो हम भी बना लेंगे घर में, और आप घर में भी बनाएंगे इसको। तो हमने 200 ग्राम चिकन लिया इसके लिए, लेकिन सबसे पहले हम इसका नाम बता दें। कोरिएंडर मशरूम चिकन। कोरिएंडर मशरूम चिकन, ये चाइनीज शकूर की रेसिपी है, थोड़ा सा इसका अपना टच है। ये रेसिपी आम जगहों पे आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स में मिल जाती है। हमने 200 ग्राम चिकन बोनलेस लिया, जी है। लेने के बाद उसकी जरा बोटी थोड़ी सी ना, ताकि हमारे घर में बनाना ये हमने strip जूलियन कट किया हमने आपको, ये देखिएगा जरा कैमरे पे दिखाइएगा, ये आप देख रहे हैं आप जी, इस तरह की जूलियन करके आपने इसको। इसके बाद हमने इसमें डाला है गार्लिक पेस्ट, गार्लिक फ्रेश पेस्ट, ठीक है जी, घर में बनानी है, डब्बे की नहीं यूज करनी है। उसके बाद अंडा, जी, आधा अंडा। अगर ये 200 ग्राम से आप 400 ग्राम करेंगे तो फिर आप ये पूरा अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा नमक? सा हमने नमक लिया इसमें। जी बिल्कुल। अब हम ये सब कुछ मैरिनेशन के लिए कर रहे हैं। इसके बाद कॉर्नफ्लोर हमने थोड़ा सा ऐड किया। कॉर्नफ्लावर जो है वो हमने तकरीबन जो है 2 चम्मच, जो खाने वाले नहीं है वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं इसके बाद इसको अच्छी अच्छी तरह से। जिस तरह से स्क्रीन पे शकूर इनको अच्छी तरह से
पूरे मीट को इससे मिक्स कर रहा है इसमें, ताकि जो पूरी कोटिंग है ना, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा क्रंच आएगा जब आप खाएंगे ना, तो इसकी जो हर जो है ना पीस चिकन का, क्योंकि इसको लगा हुआ है, आपने देखा ना, अंडा लगा है और उसके साथ कॉर्नफ्लावर लगा है, तो ये इसको एक एक्स्ट्रा किक होगी इसकी बाइट के लिए। इसके बाद आप इसमें धनिया थोड़ा सा चॉप किया जी हुआ जी इसमें डाल दो। क्या मज़ेदार किस्म की चीज़ बन रही है, वाह। इसको मैं इसको करूँगा जी सौते, इसको आप शैलो फ्राई भी कह सकते हैं, और ये है कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हम इसको अलग-अलग करके इकट्ठे आपने मुट्ठ भर के कहते हैं ना जिस तरह, वो उसमें आपने मीट जो है ना इसमें नहीं गिराना आपने। तो मैं इसको ना आग अभी जी, इसलिए कि इसको मैंने लो हीट पे, और साथ में हमने दूसरी तरफ जो है अपनी सॉस बनानी शुरू करनी है, और ये साथ साथ जो है ना स्लो हीट पे मैं इसको कुक करूंगा। सॉस बनाकर हमें लहसुन सबसे पहले, अदरक लहसुन मेरी तरफ से इजाज़त है, जितना आप जो है खा सकते हैं, जिससे आपका टेस्ट भी बने और आप इसको एंजॉय भी करें। ये वो चीज़ है जो आपने, अगर आपको पता ना ब्लड प्रेशर का मसला हो अगर आपको, तो आप जो लहसुन है इसकी थोड़ी एक लहसुन चबा लें अगर आप, तो आपको पता ना आपका उसके ब्लड प्रेशर पे बड़ा असर पड़ता है, और नीचे चला जाएगा अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है। छोटे छोटे टोट के, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। अब हम इसमें ब्लैक मशरूम हमने यूज़ किए हैं, वाइट मशरूम होते हैं, बटर मशरूम होते हैं, ब्लैक मशरूम होते हैं, और बहुत सारे मशरूम हैं, तरह तरह के मुल्कों में ये उगाए जाते हैं। तो ये हमने ब्लैक मशरूम लिया इसमें। इसके बाद चिली सॉस। चिली सॉस ये हमारी अपनी घर की बनी हुई है, आप बाजार से भी ले सकते हैं, लेकिन जो रेसिपी ये मैंने कुछ बहुत दफ़ा आपसे शेयर की है, अगर आप ये बना के घर में रख लें तो आप हर किस्म की ये जो है ना कुजीन उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज़रा जबकि वो हॉइजन सॉस, ये हाजिर सॉस, देखें जी हॉइजन सॉस मेरी फेवरेट, खाने में इसका एक नया जायका। ये ऑयस्टर सॉस, ऑयस्टर सॉस ये बहुत ही नफीस किस्म की रेसिपी है जब हम बना रहे हैं आपके लिए। 1 टीस्पून हम केचप यूज करेंगे इसमें। हॉइजन सॉस, ऑयस्टर सॉस, केचप, चिली सॉस, हल्का सा नमक, और देखे ना मीट के साथ मैंने फिर क्या यूज किया था, अंडा था, उसके साथ थोड़ा सा फ्लावर था। अब जब ये दोनों मिक्स होंगे तो फिर ये, तो इसीलिए वो हमारे पुराने बुजुर्ग अच्छी रेसिपी जब खाए ना तो फिर उनके मुंह से निकलता है ना, वो हवा में उड़ता जाए मेरा दुपट्टा मलमल का। तो ये वो रेसिपी हैं जिनको खा के तो बंदे को बेहतरीन, उसके बाद जो है ना बंदा, और ये रेसिपीज हम आपके लिए इसीलिए लेके आते हैं। इसके बाद ये वेजिटेबल्स हमने डाले हैं जी, ऑनियंस, शिमला मिर्च, टमाटर और टमाटर जी, और बीज निकाल के डाले हैं। ये मेरी पसंदीदा रेसिपी है जो हम किसी से नहीं शेयर करते, लेकिन अपने शो के लिए हमने इसको चूज किया। हमारे शो का यही एक, जो मैं बड़े प्राउडली बताता हूँ कि हम जो चीज़ भी इसमें बनाते हैं वो हर चीज़ उसमें बिल्कुल वही होती है जो हम अपने कमर्शियल किचन में यूज़ करते हैं, कोई चीज़ छुपाते नहीं हम आपसे। अब हम रेसिपी ज़रा शेयर कर लें। मैं अब आपसे रेसिपी शेयर करूंगा, जब तक आप इस रेसिपी को लिख लें, जब आप वापस आएंगे तो फिर हम इसको जो है ना इस पूरी डिश को हम आपके सामने असेंबल करेंगे, और उसके बाद फिर ये है कि आप इंजॉय करें घर में। और ये अभी आप इस रेसिपी को नोट कर लें प्लीज़। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक के दरमियान जो चीज़ हमने की थी वो ये थी कि हमने थोड़ा सा
इसमें जो चिकन पाउडर डाला और 1 गिलास पानी हमने अपनी सॉस में डाला और वो पानी हमने रिड्यूस कर लिया। और साथ में अगर आपको याद हो तो मैंने वो जो जूलियन चिकन था उसको मैरिनेट करने के बाद मैंने इसको सौते करके अपने जो है ना वो उसको मैंने हल्का सा सौते किया, उसके बाद इसको नीचे से आग को हमने बंद कर दिया। उसके बाद हमारा कोरिएंडर चॉप था, जी जी, कोरिएंडर हमने चॉप कर किया हुआ था वो हमने इसमें शामिल किया है इस स्टेज पे। जो जो कुछ इससे पहले किया वो आपने देख लिया, आपने रेसिपी मेरी पढ़ ली। अब ये देख रहे हैं कि ये जो इसकी चमक है ना, इसमें डली थी हॉइजन सॉस, ये खालिस चाइनीज सॉस होती है, और ऑयस्टर सॉस। और ये सॉसेस जो है ना ये आपको बाजार से ही मिलती हैं। अब ये है कि अब हम इसको हमने अपना चिकन जो था हम इसको मिक्स कर रहे हैं। वाह क्या खूबसूरत चीज बनेगी। मैं इसकी गारंटी करता हूं कि अगर इसका टेस्ट आपको अच्छा ना लगे तो आप हमें आपका जो इसमें खर्चा आया होगा वो मैं आपको जो है ना मैं आपको भिजवा दूंगा। इतनी मज़ेदार, इतना मैं कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूँ कि इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है। और ये वो रेसिपी है जिसपे अगेन मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि यहाँ पे बनाने में कितनी कास्ट है और बाहर जाकर रेस्टोरेंट पे खाएं तो यूँ समझ लें कि ये जो कास्ट इसकी होगी और बाहर आप जो पे करेंगे समझ लीजिए फ्री वाली रेसिपी आपकी, और मज़ा इसका दुबाला है। और जो चीज़ें इसमें डाली हैं वो कमाल की सारी चीज़ें इसमें प्रोटीन आपकी जो आपको चाहिए थी, उसमें सॉसेज जो है वो उसमें जो खट्टा मीठा टच है वो लॉज। ये आज की हमारी रेसिपी, और उसके ऊपर भी थोड़ा सा ना ये देखें जी मामूली सा ये लज। वाह, ये आज की हमारी कोरिएंडर मशरूम चिकन चाइनीज रेसिपी जो शकूर ने तैयार की और मैंने उनकी थोड़ी सी हेल्प भी की। और ये है कि इसको एंजॉय जब करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कल जब हम वापस आएंगे तो हमारे जो ATV का जो YouTube पे चैनल है आप उस पर जाके इसको वॉच भी कर सकते हैं, अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं। और मेरे चैनल पे भी आप हमें बता सकते हैं कि इसमें जो अच्छा और जो आपको अच्छा नहीं लगा, वो दोनों चीज़ें आपकी फीडबैक जो होती है उससे ज़रा हमें इस्लाह करने में अपनी वो बड़ी जो है एक गाइड हमें मिल जाती है आपकी तरफ से। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। कल तक के लिए मुझे और शेफ़ शकूर को इजाज़त दीजिए। कल एक नई रेसिपी के साथ फिर वापस आएंगे। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारी रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन शहर रमज़ान जारी है, लेकिन जो सिलसिला चल रहा था उसको थोड़ी देर के लिए हमें रोकना पड़ेगा। क्यों फारूक? यार इसलिए कि अब ऑब्वियसली एक वक्त हर चीज़ जो है ना अच्छी चीज़ उसको ख़त्म होने का एक टाइम होता है। एग्जैक्टली। और अच्छी बात, अच्छी चीज़, अच्छा वक्त सब जल्दी गुजर जाता है। बिल्कुल। तो हमारी ट्रांसमिशन का वक्त भी ख़वातीन और हज़रात इख्तिताम की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छा साथ रहा आपका और पूरे माह सियाम में साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला आपके साथ। अपना ख्याल रखें एंड विश कि आप सबका रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुजरे, ढेर सारी बरकतें समेटें। ये बरकतें समेटने का महीना है। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए फारूक हसन और समरा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।